नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडू पर एग्जाम पर। और मैं हूं विनय प्रियदर्शी आपके साथ एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। तो जैसा कि आप थंबनेल में देखकर समझ गए होंगे कि कौन सी खबर है और किस पर चर्चा करने हम जा रहे हैं। अभी भी विभिन्न मीडिया हाउसेस से एक खबर निकल कर आ रही है और ख़ास तौर पर द प्रिंट ने भी उसी रेफरेंस में एक खबर छापा है कि आर्मी अपने जवानों की कटौती करने जा रही है, यानी अपनी सैनिकों की संख्या में, डिफेंस ट्रूप्स की संख्या में कटौती करने जा रही है। यानी 2 लाख की कमी करने जा रही है और यह कमी अगले 2 सालों में होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, द प्रिंट के अंदर एक खबर छिपी हुई है कि आर्मी अपने जवानों की संख्या में कमी करने जा रही है, कटौती करने जा रही है और इसके लिए चरणबद्ध तरीके से प्लानिंग कर रही है। तो आज हम इसी खबर पर चर्चा करेंगे कि क्या यह बात सचमुच सही है, किस आधार पर सही है, किस तरह से कटौती करेगी, क्यों करेगी, सरकार का प्लान क्या है। आज इन सब मुद्दों पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे कि क्या सही बात है या नहीं। तो ध्यान दीजिए, अभी देखिए विभिन्न मीडिया हाउसेस और ने भी इसके डिफेंस में खबर छापा है और द प्रिंट में भी एक खबर चल रही है कि आर्मी अपने डिफेंस ट्रूप्स की संख्या में लगभग 2 लाख की कमी करने जा रही है। ये भी कमी अगले 2 सालों में होगी। आप देख रहे होंगे कि आर्मी में फिलहाल 1,35,000 जवानों की कमी से जूझ रही है। यानी आर्मी का जो स्ट्रेंथ है हमारे देश की, वो 12.8 लाख जवान चाहिए। और फिलहाल जो डाटा दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए कि दिया गया है कि आर्मी में फिलहाल 10.8 लाख ही जवान हैं। यानी आर्मी फिलहाल 1.35 लाख यानी 1,35,000 जवानों की कमी से जूझ रही है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, या क्या सचमुच सही है खबर? तो आज सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसके लिए क्यों योजना बना रही है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि उन्होंने किन आधारों पर यह खबर प्रकाशित की है और इस खबर की सत्यता क्या है, सचमुच ये खबर सही है कि नहीं। तो आज हम इसका पूरा एनालिसिस इसमें देखेंगे। आर्मी की स्ट्रेंथ मैंने बताया है 12.8 लाख है और आर्मी में फिलहाल 10.8 लाख ही जवान हैं। यानी आर्मी खुद ही 1,35,000 जवानों की संख्या से जूझ रही है और सुनने में भी आ रहा है कि 2 लाख और सैनिकों की कटौती करने जा रही है, जैसा कि मीडिया हाउसेज में छपा हुआ है। तो और यह कटौती करने का प्लान जो है धीरे धीरे अगले 2 सालों में किया जाएगा। यह कमी कहाँ कहाँ होगी तो देख लीजिए, राष्ट्रीय राइफल्स में होगी, एंटी टेरर यूनिट्स में होगी और जम्मू कश्मीर के अलावा सम स्टैटिक्स यूनिट्स में देखा जा सकता है। यानी यह कमी राष्ट्रीय राइफल्स में, एंटी टेरर यूनिट्स में और जम्मू कश्मीर के अलावा सम स्टैटिक यूनिट में किया जाएगा, जैसा कि खबर निकल के आ रही है। इस सूत्रों ने इस बार की पुष्टि की है कि सरकार AI बेस्ड सिस्टम पर काम करने जा रही है। खासतौर पर बॉर्डर इलाके की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने जा रही है और वहां से मैनुअल पावर को कम करने की प्लानिंग कर रही है। हाँ, जानते हैं हमारे देश में बॉर्डर की निगरानी BSF करती है, तो सरकार चाह रही है कि वहाँ मैनुअल पावर को कम किया जाए और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से सीमाओं की निगरानी किया जाए। इस पर प्लान कर रही है, इसीलिए कटौती करने की योजना बना रही है, जैसे कि एक खबर निकल के आई है, आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर्स में। तो प्रश्न उठता है कि आप प्रश्न बनता है कि AI बेस्ड सिस्टम को कैसे डेवलप किया जा सकेगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है। यदि आप देखते हैं कि बॉर्डर एरिया पर BSF जो है वो सीमा की निगरानी करती है, प्रश्न उठता है कि AI बेस्ड सिस्टम को सरकार कैसे डेवलप करेगी, यह कैसे कार्य करता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। आप जानते होंगे कि हमारे देश के विभिन्न बॉर्डर एरिया पर BSF 24 घंटे सीमाओं की निगरानी करती है। ऐसी स्थिति में सरकार का मानना है कि मैनुअल पावर को कम करके क्यों न टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, या रडार लगाई जाए, या लेजर लाइट लगाया जाए, अथवा सिस्टम लगाया जाए, या कुछ ऐसी ही मॉनिटरिंग सिस्टम लगाई जाए जो वहां होने वाले किसी भी मूवमेंट पर को दूर तक ही देखा जा सके। सरकार चाह रही है कि बॉर्डर एरिया पर BSF की जगह मैनुअल पावर कम करके AI बेस्ड तकनीक या लेजर लाइट या ऐसे कुछ सिस्टम लगाए जाए, रडार सिस्टम लगाई जाए, जिससे दूर से ही वहाँ जो भी घटनाएं होती हैं, हलचल होती हैं, उसकी निगरानी किया जा सके। इस प्रकार से ये समझिए कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बॉर्डर को सिक्योर करने की बातें हाल ही में सामने आई थीं। यानी सरकार चाह रही है कि बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और सेनाओं को कम किया जाएगा। ऐसी बातें हाल ही में न्यूज में निकल के आई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में आर्मी ऑपरेशन में मेजर रोल प्ले करेंगे। ऐसा भी मानकर चला जा रहा है
कि आने वाले समय में सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई सिस्टम को बहुत जोर शोर से बढ़ावा देगी और आर्मी के ऑपरेशन में बहुत ही बड़ा रोल अदा करेंगे। इसके अलावा ये बातें जो निकल कर आती हैं, अगर हम टाइम लाइन को देखें तो सरकार जिस तरह से प्रोसेस अपना रही है और पिछले 2 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई। देखिए, आप जानते हैं कि कोविड के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई, जो भी भर्तियां हुई थी उनको रोक दी गई थी और इसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया है और उसके स्थान पर सरकार अग्निवीर अग्निपथ योजना लेकर आई है। तो ये इस बात को बल मिलता है कि सही बात है, पिछले 2 सालों से सरकार ने कोई भर्ती नहीं की है। और हम टाइम लाइन को देखें तो 2 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई है और रिक्रूटमेंट की बात भी आई तो सरकार ने अग्निपथ नामक एक योजना लेकर आ गई। देखिए, जब भर्ती करने की बात आई तो सरकार ने जो युवा दौड़ निकाल चुके थे, फिजिकल निकाल चुके थे, एग्जाम बाकी था, उनको वो सारे प्रोसेस रद्द कर दी और रद्द करके पिछले के अग्निपथ योजना लेकर आ गई। तो इससे भी इस बार को बल मिलता है कि हाँ, सरकार जरूर ऐसा करने की प्लानिंग कर रही है। अग्निपथ योजना के माध्यम से सरकार 35,000 से 40,000 लोगों को रिक्रूटमेंट करेगी। आपको अग्निपथ बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। अग्निपथ योजना क्या है, कितना विरोध प्रदर्शन हुआ था देश में, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिलहाल देश में 1,35,000 सैनिकों की जो कमी है तीनों सेनाओं को मिलाकर है, जिसमें सबसे ज़्यादा जवान, देखिए देश में फिलहाल कितने सैनिकों की कमी है, 1,35,000 सैनिकों की कमी है। यह तीनों सेनाओं यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों को मिलाकर है और इसमें सबसे ज़्यादा कमी जो है वो आर्मी में, देखिए न्यूज़ पर में छपी गई खबर है 60,000 जवानों की कमी जो है वो आर्मी में है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे ही कुछ कटिंग जो है आर्मी में प्रतिवर्ष, ये भी मालूम होना चाहिए कि आर्मी जो हमारे देश की थल सेना हो प्रतिवर्ष 60,000 जवानों की कमी करती है। और ऐसे ही नेवी के अंदर भी कटिंग है, उसमें 5,322 जवानों की कमी की गई है और एयरफोर्स में 5,723 सैनिकों की कमी की गई। देखिए, डाटा पूरा दिया गया है कि सैन्य में 60,000 आर्मी में और एयरफोर्स में 5,723 और नेवी में 5,322 सैनिकों की हर साल नियुक्ति होती है, जिस पर सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है और इसमें कटौती की जा रही है। ये जो स्थिति है ना, उस पर लंबे समय से सवाल किए जा रहे हैं कि क्या सचमुच भारतीय सेना अपने स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश करी। आज जो स्थिति पिछले 2-3 सालों से बनी हुई है, इस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि क्या सचमुच भारतीय सेना अपने स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश कर रही है। अब जो सवाल निकल कर आ रहा है, देखिए न्यूज़पेपर्स में सवाल निकल कर आ रहे हैं कि राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, लिखित जवाब में दिया है कि हमारे पास डिफेंस प्रोफेशनल की कमी चल रही है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में लिखित दिया है कि हाँ, हमारे यहाँ सैनिकों की कमी है, लेकिन कमी के साथ साथ ये भी मंशा है कि सिपाहियों की भर्ती में सुधार किया जा सके। इन्होंने लिखित दिया है कि हाँ, हमारे यहाँ सैनिकों की कमी है, लेकिन हम उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस भर्ती सिस्टम को भी सुधारने का हम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप 2022, देखिए बजट है, न्यूज़पेपर में छपा हुआ बजट है और किससे इन बातों को बल मिलता है कि हाँ, सरकार सचमुच कटौती कर रही है कि नहीं। आप पूरी तरह कहानी समझिएगा और आपके एक एक बिंदु का मैं आपकी एक एक शंका को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। देखिए 2022-23 का बजट है और इस बजट को देखें तो यह तथ्य अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि सेना के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है 22-23 के बजट में। 5.25 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जिनमें से आर्मी को मात्र 32,015 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जरा सोचिएगा, सेना के लिए कुल बजट आवंटित कितना है, 5,25,000 करोड़, उसमें से आर्मी को कितना दिए गए हैं, 32,015 करोड़। अब देखिएगा, इसके अलावा देखिए यही लगभग 1.5 गुना ज़्यादा बजट इससे एयरफोर्स को दिया गया है। आर्मी से 1.5 गुना ज़्यादा बजट एयरफोर्स को मिला है, मिला लीजिए डाटा 22-23 में। और उसी तरह से नेवी को भी लगभग 1.5 गुना ज़्यादा बजट नेवी को मिला है। यानी सबसे ज़्यादा सैनिकों की संख्या आर्मी में है, लेकिन सबसे कम बजट आर्मी को मिला है। सबसे ज़्यादा बजट मिला है एयरफोर्स को और नेवी को मिला है, इससे 1.5 गुना, जबकि उसमें सैनिकों की संख्या कम है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि आर्मी ही सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी देती है, सबसे ज़्यादा युवाओं को नौकरी देती है वो आर्मी है, और जबकि सबसे कम बजट अलॉट आर्मी को हुआ है। तो यह भी इन बातों पर बल देता है। इसी प्रकार से हम इसे पीछे चलते हैं और 21-22 का बजट देखते हैं, तो यहाँ भी आप अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि 22-23 के बजट में नेवी का बजट आर्मी से बढ़ गया। 22-23 का जो बजट था उसमें आर्मी नेवी का बजट बढ़ गया, जबकि नेवी के सैनिकों की संख्या आर्मी के सैनिकों की संख्या में बहुत तुलना में कम है। यानी सबसे ज़्यादा बजट नेवी का बढ़ाया गया है, एयरफोर्स का बढ़ाया गया है और आर्मी का कम कर दिया गया है, जबकि नेवी और एयरफोर्स के सैनिकों की संख्या
आर्मी की तुलना में बहुत कम है। आप 21-22 का भी बजट देख सकते हैं इसके पीछे। तो आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि जब नेवी में इतने कम सैनिक हैं तो इतना अधिक बजट देने की क्या आवश्यकता है। प्रश्न उठता है कि आपके दिमाग में ये सवाल बनेगा कि सबसे ज़्यादा सैनिक तो आर्मी में है, आर्मी में सरकार को सबसे ज़्यादा बजट देना चाहिए, लेकिन सरकार सबसे कम बजट आर्मी को दी है और सबसे ज़्यादा बजट नेवी और एयरफोर्स को दी है। तो इसके पीछे क्या है, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि जब सबसे कम सैनिक हैं तो उसमें इतना ज़्यादा बजट देने की क्या ज़रूरत है। तो आपको हमारी बात जरूर मालूम होना चाहिए कि नेवी को बहुत ज़्यादा सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ती है, पर्सनल ट्रूप्स की जरूरत नहीं पड़ती है। नेवी को अपितु शिप की जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जंगी जहाज़ों की जरूरत पड़ती है, सबमरीन की पनडुब्बियों की जरूरत पड़ती है, अच्छे किस्म के रडारों की जरूरत पड़ती है जो दूर से ही समुद्री सीमा की निगरानी कर सकें। इसलिए टेक्नोलॉजी और लड़ाकू चीज़ों पर पैसा खर्च करने के लिए सरकार ने उतना पैसा उसमें व्यय किया है नेवी पर, इसीलिए ज़्यादा पैसा व्यय किया गया। वो पैसा सैनिकों पर ही सिर्फ व्यय नहीं किया गया है, इतना ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आर्मी देश में प्रति साल 60,000 सैनिकों की बहाली करती है और पिछले 2 साल से बहाली बंद है। ऐसी स्थिति में ये भी ध्यान देना है कि 60,000 बहाली तो करते हैं, लेकिन हर साल हमारे देश में 60,000 आर्मी के सैनिक रिटायर भी होते हैं। देख लीजिए, ये पूरा डाटा है और बता रहा है न्यूज़पेपर कि हर साल हमारे देश में लगभग 60,000 जवान रिटायर होते हैं आर्मी से। ऐसी स्थिति में रिटायरमेंट के बाद सैनिकों को दिए जाने वाले अलाउंस, भत्ते, रिटायरमेंट राशि, ग्रेच्युइटी और पेंशन जो हैं वो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अब देखिए, सरकार इनको मुश्किल मांगकर चल रही है और बोल रही है कि इनसे हमारे खजाने पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। इसी कारण से सरकार इस बोझ को कम करने के लिए ही अग्निवीर योजना लाई है कि सैनिक 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, वो पेंशन उनशन देने का झंझट नहीं रहेगा और सारी ग्रेच्युइटी देने का झंझट नहीं रहेगा। अब आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सही बात कहा जाए तो सरकार इस खर्चे से बचना चाहती है। अगर हम एक कैडेट तैयार करने की बात करें, देखिए आर्मी के यदि एक जवान को तैयार करने में, एयरफोर्स के एक जवान को तैयार करने में, नेवी के एक जवान को तैयार करने में कितना खर्च आता है, देखिए न्यूज़ पर पूरा एनालिसिस किया गया है। यदि हम आर्मी के एक कैडेट को तैयार करने में बात करें तो उस पर 27 लाख रुपए सरकार ट्रेनिंग पर व्यय करती है, जबकि एयरफोर्स के एक सैनिक को तैयार करने में सरकार 39 लाख रुपए व्यय करती है, जबकि नेवी के आर्मी के एक सैनिक को तैयार करने में सरकार 16 लाख रुपए खर्च करती है, नेवी के एक सैनिक को तैयार करने में सरकार 27 लाख रुपए खर्च करती है और एयरफोर्स के एक सैनिक को तैयार करने में सरकार 39 लाख रुपए खर्च करती है। अब सोचिए एक जवान को, एक कैडेट को तैयार करने में कितना पैसा व्यय होता है। साथियों, न्यूज़ के कुछ सूत्रों का कहना है कि सूत्र वही हैं जो अपनी खबर छिपा लेते हैं और दुनिया के सामने अपनी पहचान नहीं जाहिर करने देना चाहते हैं जिससे विवाद ना हो। तो उनका कहना है कि रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने के बाद सबके लिए अलॉटमेंट हो जाएगा, लेकिन मेंटेनेंस, देखिए सरकार करेगी भर्ती कर लूँगा तब सबके लिए मैं अलॉटमेंट कर दूंगा, लेकिन मेंटेनेंस पर, इंस्टेंस पर, रिपेयर पर जो भी इत्यादि पर के लिए सरकार नए सैनिक नियुक्ति नहीं करेगी। सूत्रों की खबर है कि सरकार तो बहालियां कर लेगी अग्निवीर योजना के माध्यम से, अपना अस्थायी सैनिकों की बहाली तो नहीं करेगी, लेकिन अग्निवीर योजना के माध्यम से, देखिए पूरा डाटा इसमें दिया गया है, सैनिकों की उतनी संख्या तो कर लेगी, लेकिन जो सैनिक मेंटेनेंस पर बहाल होते थे, रिपेयरिंग कार्यों के लिए बहाल होते थे, इंस्टेंस कार्यों के लिए बहाल होते थे, उनकी नियुक्ति अब सरकार नहीं करेगी। सरकार का मानना है कि यह काम उन्हीं लोगों से करवाया जाएगा जिनसे यह सामान खरीदे जाते हैं, जिसका उन्होंने इसका निर्माण किया है। जैसा कि आप मान लीजिए भारतीय सेना टाटा के बने हुए ट्रक का निर्माण करती है, जैसा कि आप मान लीजिए भारतीय सेना टाटा के बने हुए ट्रक का निर्माण करती है, तो सरकार को अलग से इसके लिए सैनिक अपॉइंट नहीं करेगी। सरकार चाहती है कि जब हमको टाटा ट्रक देता है तो इसकी सर्विस भी टाटा कंपनी ही करे, सैनिकों के लिए इसके बहाल नहीं करेगी। इसके लिए भले ही सर्विस सेंटर पर जाकर इनकी रिपेयरिंग सर्विसिंग कराई जाए, लेकिन इसके लिए हम सैनिक बहाल नहीं करेंगे। सरकार का मानना है कि यह ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। एक तरह से समझिए काम को आउटसोर्सिंग पर किया जा रहा है, बाहरी लोगों से कराया जा रहा है और सैनिकों को से कराकर सरकार उन पर पैसा खर्चा करना नहीं चाहती है। आउटसोर्स से मतलब क्या? आउटसोर्स से मतलब है कि जहां रिपेयर मेंटेनेंस का काम सैनिकों से करवाया जाता था, वहां बाहरी लोगों से करवाया जाएगा और इसके लिए सैनिकों को बहाल करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार बड़ी कंपनियों से भी डीलिंग की जा रही है। न्यूज़ पर में यह बात निकल कर आ रही है। और एक बात हाल ही में जून में निकल कर आया है कि सरकार डिप्टेशन पर नेशनल कैडेट कोर के कॉर्प्स की 75% कटौती करने जा रही है। देखिए न्यूज़ पर में खबर निकल के आई है, सरकार एनसीसी के भी
कैडेट की 75% कमी करने जा रही है। जानते हैं एनसीसी में आर्मी के कोई अफसर आता है, सैनिकों को ट्रेनिंग दिया जाता है और भविष्य में उन्हें सैनिकों की बहाली में छूट दिया जाता है, तो सरकार उस संख्या में भी 75 एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण देने की भी संख्या में 75% कटौती करने जा रही है। देखिए खबर पूरी तरह से न्यूज़पेपर में निकल के आई है अभी अभी हाल ही में जून के अंदर। तो इसी प्रकार से सरकार का प्रयास है कि डेप्यूटेशन पर जो लोग रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स में जानते हैं उनकी भी संख्या 25% तक कटौती करने का प्रयास कर रही है। देखिए पूरा न्यूज़ पर में खबर छपा है कि जहां रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स है, जहां सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, सरकार वहां पर जो पर्सनल हैं, व्यक्ति हैं, सैनिक हैं, उनकी भी संख्या में 25% कमी करने का प्रयास कर रही है। वहां भी सरकार करे कि 25% कम कर दिया, क्योंकि 2 साल से कोई ट्रेनिंग नहीं हो रहे हैं, तो उनको पैसे देने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम न्यूज़ पर देखें कोविड-19 की बात करें तो उस दौरान आर्मी की भर्ती में काफ़ी कमी देखी गई। देखिए कोविड-19 जब से आया उसके बाद से आर्मी की भर्ती में काफ़ी कमी देखी गई है। आर्मी हेडक्वार्टर देखिए आदेश जारी किया गया है, पूरी न्यूज़ पर घटना है, आर्मी हेडक्वार्टर को आदेश जारी किया गया है कि आप 25% तक अपना मैन पावर कम कर लें। कहा गया है कि आप यहाँ जितने सैनिक हैं, मान लीजिए आपके 100 हैं तो उसमें 25 को निकाल दीजिए, 75 को ही रखिए, आप अपने यहाँ भी 25% मैन पावर कम कर लीजिए, क्योंकि 2 साल से जब ट्रेनिंग नहीं हुई है तो रेजिमेंटल सेंटर्स पर 75% मैन पावर से ही काम चला जाए। आप जानते हैं पिछले 2 साल से कोई बहाली नहीं हुई है, ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो सरकार का मानना है कि जब 2 साल से कोई बहाली नहीं हुई है, ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स में 75% स्टाफ से ही काम चलाया जाए, वहाँ भी 25% की कमी कर जाए। और देखिए यह न्यूज़ पर कर रहा है कि यह कमी हाल ही में 46 रेजिमेंटल सेंटरों पर देखी गई है, की गई है। हर 46 रेजिमेंटल सेंटर जहां जवानों को ट्रेनिंग दी जाती थी वहां पर भी 25% सैनिकों की कमी कर दी गई है, और यह कमी हाल ही में देखी गई है। अब देखिए ट्रेनिंग यहाँ लिख रहा है न्यूज़ पर, खबर निकल के आ रही है कि ट्रेनिंग सेंटर्स में पहले से ही जवानों की कमी थी, अब ऑफिसर्स की संख्या को भी कम किया जा रहा है। सरकार हर तरह से जहां से भी बन रहा है वहां से कटौती करते हुए जा रही है, जिससे कम संसाधन में ही काम चलाया जा सके। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ ऑफिसर्स की संख्या भी आधा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही जो सैनिक कश्मीर में तैनात है, न्यूज़ पर मुश्किल भी नई स्ट्रक्चरिंग, नई प्लानिंग की है। देखिए सरकार जो है, जो सैनिक जम्मू कश्मीर में तैयार हैं उनको भी नए सिरे से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है, उनके लिए नए प्लान तैयार करे। जानते हैं देश के सबसे ज़्यादा सैनिक जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। और आपको देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ कि इनफिल्ट्रेशन जो सीजन है उसके दौरान ही सेना का डिप्लॉयमेंट हो। सरकार चाह रही है कि उस सीजन में सेना का डिप्लॉयमेंट हो जब उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसी में उसका डिप्लॉयमेंट हो, इन्फ्लेस्ट्रेशन सीजन में हो। और इस प्रस्ताव पर जानते हैं किसने काम किया था? DV शेखर कमेटी ने इस पर प्रस्ताव पर काम कर रही है कि किस तरह से सेना में कटौती की जाए, किस पर ऐसे काम किया जाए। तो सरकार ने DV शेखर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, और वह कमेटी इस पर काम कर रही है कि इन्फ्लेशन सीजन में किस तरह से सैनिकों को छटनी किया जा सके। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? देखिए जाहिर सी बात है भाई, जो युवा बेरोजगार हैं नौकरी चाहते हैं और सरकार ऊपर से नौकरी देना नहीं चाह रही, जो नौकरी में उनकी भी संख्या में कम कर रही है, स्ट्रेंथ कम कर रही है, तो प्रश्न उठेगा कि आखिर सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? सरकार के इसके पीछे मंशा क्या है? सरकार रोजगार में कटौती करके सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है, या देश को बेचना चाहती है, या सुरक्षा को गिरवी रखना चाहती है? प्रश्न उठेगा ही भाई, सैनिकों संख्या से देश सुरक्षित है, और सरकार इनकी संख्या में कटौती करके क्या रोजगार में कटौती करना चाहती है, या देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है, या सुरक्षा को गिरवी रखना चाहती है? आखिर चाहती क्या है? तो इसकी कहानी शुरू होती है DV साकड़कर कमेटी की सिफारिश से। देखिए ये DV साकड़कर हैं और इस कमेटी की सिफारिश से होता है। जब रक्षा मंत्री हमारे यहाँ मनोहर पर्रिकर जी हुआ करते थे 2015 में, तो उन्होंने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DV साकड़कर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। देखिए पूरा डाटा न्यूज़ पर में दिया गया है कि सरकार इस पर प्लानिंग आज से नहीं चल रही है। जब मोदी की सरकार आई थी 2014 में, इसके बाद 2015 में ही सरकार ने इस पर काम चालू कर दिया था, और उस समय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर हुआ करते थे। उन्होंने देखिए यह DV साकड़कर की अध्यक्षता में 2015 में कमेटी बनाई थी, और इस कमेटी को कहा गया था कि आप वो तरीके हमें बताएं जिससे सेना की क्षमता तो बढ़े लेकिन खर्च घटे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DV साकड़कर की अध्यक्षता में मनोहर पर्रिकर ने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी को उसने कहा था कि आप ऐसा हमको उपाय सुझाएं जिससे कि
खर्च तो कम हो लेकिन सेना की क्षमता बढ़े। कमेटी ने सारे मुद्दों को जांचा, परखा और जांचने परखने के बाद अपनी रिपोर्ट दिसंबर, देखिए 2015 में कमेटी का गठन हुआ और कमेटी ने दिसंबर 2016 में 188 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। 188 सिफारिशें की है सरकार ने इनको कि आप ये लागू कर दीजिए, जिसमें सरकार ने इंस्टेंटली 99 सिफारिशों को तुरंत मान लिया। 188 में से 99 सिफारिशों को सरकार ने तुरंत मान लिया और आर्मी फोर्सों को इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा, कार्यान्वित करने के लिए कहा कि आप इस सिफारिशों पर काम करना चालू कर दीजिए। आप यह जानना चाहेंगे कि टेडकर कमेटी ने कौन कौन सी सिफारिश की। देखिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसको सरकार मानने के लिए इतनी जल्दी राजी हो गई। प्रश्न उठेगा कि आप भाई, आप इस छात्र हैं, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि DB साकेडकर कमेटी ने ऐसी कौन सी सिफारिशें की जिसमें सरकार 99 सिफारिशों को मानने के लिए तुरंत राजी होगी, बिना विचार ही किए, और उसको सेनाओं को आदेश भी दिया गया है कि आप इस पर तुरंत अमल कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी बातें कमेटी ने यहाँ सजेस्ट की हैं। देखिए, पूरा न्यूज़पेपर में दी गई घटना है। तो पहले उसने कहा गया है, साकेडकर कमेटी ने कहा कि हमारा रक्षा बजट पूरे देश के GDP का 2.5 से 3% तक होना चाहिए। पहली कमेटी का देखिए, पहली लाइन में प्रस्ताव है कि हमारे देश का रक्षा बजट देश के GDP का 2.5 से 3% होना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव इसने दिया, सभी सर्विसेज को मिलाकर एक वार रूम बनाया जाए, एक वार कॉलेज बनाया जाए जिसमें मिड लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कराई जा सके। दूसरा उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं को मिलाकर तीनों सेनाओं के लिए एक वार कॉलेज बनाया जाए और जिसमें तीनों सेनाओं के अफसर्स का, जो मिड रेंज अफसर हैं, उनकी ट्रेनिंग एक साथ कराई जा सके, जिसका अलग अलग ट्रेनिंग कराने की जरूरत न पड़े, जिससे तीनों सेनाओं में सामंजस्य बना रहे। तीसरा उन्होंने बताया, मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल पुणे, जानते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल पुणे है, उसको बदलकर ट्राई सर्विस इंटेलिजेंस ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना की जाए। देखिए, तीसरा है कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल पुणे है उसको बदलकर ट्राई इंटेलिजेंस ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना की जा सके और आर्मी और कलर्स स्टाफ की योग्यताओं में वृद्धि की जा सके। जो आर्मी और कलर के स्टाफ्स हैं उनकी योग्यताओं में, एबिलिटी में वृद्धि किया जा सके, जिससे वो ज़्यादा काम निपटा सकें। उसके लिए हमको अलग से स्टाफ रखने की जरूरत न पड़े। कहा गया कि ये सारी ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, सिग्नल्स स्टेबलाइजमेंट होना चाहिए। सारी बातें जो हैं इसमें बताई गई हैं, जिसे आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि साकेडकर कमेटी की कौन कौन सी सिफारिश में से अंडर इम्प्लीमेंटेशन, यानी जिन पर कार्य चल रहा है। अब आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि वर्ल्ड की जो आखिरी घुड़सवार सेना होती थी, देख लीजिए न्यूज़पेपर पूरा छपा गया है, उसे भी समाप्त कर दिया गया है इसी समिति के सिफारिशों के आधार पर। वर्ल्ड की जो आखिरी घुड़सवार सेना होती थी उसे भी भारत सरकार ने साकेडकर समिति की सिफारिशों के आधार पर समाप्त कर दिया गया है। अब समाप्त कर दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए साथियों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसी सिफारिशों के आधार पर 61वीं कैवलरी को बदल दिया गया है, जिससे अब पूरी तरह से पैदल सेना के अंडर कन्वर्ट कर दिया गया। देख लीजिए, न्यूज़पेपर में खबर छपी है कि साकेडकर कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही 61वीं कैवलरी को बदल दिया गया है, जिससे अब पूरी तरह से पैदल सेना के अंडर कन्वर्ट कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि सेना बजट में 63,000 करोड़ की कटौती की गई है। आप देख सकते हैं कि सेना बजट में 63,000 करोड़ की कटौती की गई है। बॉर्डर क्षेत्र के इलाकों के लिए कटौती खतरनाक है। देखिए, बॉर्डर क्षेत्र ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन है। उन क्षेत्र के इलाकों के लिए जो कटौती की गई है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आपके सामने अर्थव्यवस्था के अस्थिरता है, उसी के बीच इस सरकार के प्रयास हैं। देखिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था डाउनडोल चल रही है और उसी के बीच सरकार ये प्रयास कर रही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कटौती करके खर्च को कम किया जा सके। यह प्रिंट हवाले के, यह द प्रिंट मीडिया के हवाले से खबर आई थी, जिसको मैंने आपके समक्ष रखा है। साथ ही साथ और भी तथ्य आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, यह सेशन समझ में आ गया होगा। जो भी तथ्य था मुझे मीडिया हाउस से मिले, उसके साथ अन्य तथ्य भी मैंने जोड़कर आपको समझाने का प्रयास किया कि क्या ये बातें सही हैं, नहीं है। मैंने सारे तथ्य आपके सामने रख दिया। आप खुद एनालिसिस कर रहे होंगे, तो आपको ये पूरा सेशन अब समझ में आ गया होगा। यदि सेशन समझ में आ गया हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन। गुड नाइट।